हम करने वाले हैं जॉन डन की पोइम गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या है। ये जो पोइम है ये पब्लिश हुई थी 1633 के अंदर आफ्टर हिज डेथ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जॉन डन इस बात पे बिलीव नहीं करता था कि पोइट्री पैसों के लिए लिखनी चाहिए, तो अपनी लाइफ टाइम के अंदर उसने सिर्फ अपने क्लोज सर्कल के अंदर या लोगों को वैसे पढ़कर सुनाई थी, लेकिन पब्लिश नहीं करवाई थी। उसकी डेथ के बाद उसकी सारी पोइम्स पब्लिश हुई थी। ओके, और इसके अंदर जो एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि थ्रू आउट द पोइम डन एम्प्लाइज अ लाइट एंड समटाइम्स ह्यूमरस टोन। उसके जो इस पोइम के अंदर टोन है पोइट्री की, वो बिल्कुल लाइट है और ह्यूमरस है। सटायर भी कर रहा है फीमेल जेंडर के ऊपर। और उसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो ये है कि फ़ीमेल्स के फेथलेसनेस की बात की है कि फ़ीमेल्स किसी के साथ लॉयल नहीं होती। और जैसे कि आपको पता है कि वो लॉयर था और लॉयर्स की तरह कन्विंस करता है, तो उसने पोइम के स्टार्ट होते ही 7 क्वेश्चंस कर दिए हैं। वो भी जो क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर भी इम्पॉसिबल टास्क की हैं। अब ये पोइम बिल्कुल इस तरह लिखी गई है जैसे हमारी तरफ कहते हैं ना कि नाकाम आशिक होते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे उसने रिसेंटली धोखा खाया हो मोहब्बत में और गुस्से में आके उसने पोइम लिख दी है। लेट्स सी पोइम को देखते हैं। सबसे पहले वो कहता है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट अ चाइल्ड विद मैंड्रिक रूट। ठीक है, पहला जो उसने कहा है बात, उसमें उसने कहा है कि जाओ और कैच अ फॉलिंग स्टार, जो सितारे टूटते हैं हवा के अंदर स्पेस में, उनको पकड़ कर दिखाओ। फिर गेट अ चाइल्ड विद अ मैंड्रिक रूट। ठीक है, दूसरे इम्पॉसिबल टास्क जो उनसी है उसने ये कहा है कि एक दरख्त होता है, दो पौधा होता है जिसका ना शेप ऐसी है जैसे ह्यूमन की हो, तो उसने कहा है कि मैंड्रिक रूट से उस प्लांट से ह्यूमन बेबी पैदा करके दिखाओ। ठीक है, ये भी आप लोगों को पता है कि इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर्स आर। ठीक है, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो तो उसने थर्ड टास्क बताइए कि मुझे ये बताओ कि जितने सारा टाइम गुजर गया, जितने सारे ईयर्स हम ज़िंदा रहे हैं, जो पास्ट है वो हमारा कहाँ गया है। वो सारे ईयर्स जब टाइम पास हो जाता है तो कहाँ जाके स्टोर हो जाता है। एंड हु क्लिफ द डीवल्स फुट। ठीक है, फोर्थ उसमें फोर्थ लाइन के अंदर वो एक और क्वेश्चन कर रहा है हु क्लिप द डेविल्स फुट। अब पुराने वक्तों में इस चीज़ पे क्रिश्चियनिटी के अंदर उस एरिया में बिलीव किया जाता था कि जो शैतान है, जैसे हमारी तरफ बिलीव किया जाता है कि जो चुड़ैलें होती हैं उनके पाँव उल्टे लगे हुए होते हैं, तो जो उल्टे स्टेप वाली जगह होगी तो वहाँ पे चुड़ैल गुजरी होगी। तो बिल्कुल इसी तरह वहाँ पे बिलीव किया जाता था कि कटे हुए पाँव जो उनसे होते हैं वो डेविल के होते हैं, शैतान के होते हैं, भूत के होते हैं। जैसे गोट के पाँव 2 पीसेस में डिवाइडेड होते हैं ना, अगर उसका निशान अगर आप देखें तो उस तरह के। तो वो आगे से कहते हैं कि शैतान के पाँव को इस तरह किसने किया है। मतलब इसका भी कोई आंसर नहीं है कि गॉड ने खुद तो नहीं किया होगा, किसने किया है ये उसने पूछा है कि अगर इसका किसी को आंसर आता है ना तो वो मुझे बताएं। ओके, उसके बाद उसने नेक्स्ट बात क्या की है, टीच मी टू हेयर द mermaids सिंगिंग। ठीक है, आपको पता है कि जो मरमेड्स होती हैं वो मिथिकल क्रिएचर्स होती हैं, इमेजिनरी हैं, रियल में नहीं है। हाफ ह्यूमन और हाफ फिश होती हैं। अपर बॉडी जो होती है मरमेड्स की वो ह्यूमंस की तरह होती है और उनके पाँव नहीं होते हैं, उनकी टेल्स होती हैं और वो पानी में तैर सकती हैं फ़िश की तरह। तो ये क्या है, रियल करेक्टर्स नहीं हैं, ये इमेजिनरी हैं। तो जब वो रियल ही नहीं है तो उनके बारे में कहा जाता है कि वो बहुत स्वीट सॉन्ग्स गाती हैं, ये बहुत अच्छे तरीके से गाने गाती हैं, तो या उनके बहुत मेलोडियस सॉन्ग होते हैं। तो यहाँ पे वो आगे से कह रहे हैं कि मुझे सिखाओ कि उनके गाने कैसे सुन सकते हैं। ये भी एक इम्पॉसिबल सी टास्क है। नेक्स्ट जो वो काम कहता है, और टू कीप ऑफ इवन एनवी स्टिंगिंग। ठीक है, या मुझे जेलसी से बचा दो।
ठीक है, या ये मुझे बता दो कि किस तरह जेलिसी से बचा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों को पता है कि जेलसी एक बिल्कुल कॉमन सा फिनोमेना है ह्यूमन। हम दूसरों को देख के जेलस हो जाते हैं, तो वो आगे से कहते हैं कि या मुझे बता दो कि किस तरह जेलसी से बचकर रहा जा सकता है। उसके बाद जो सेवन्थ टास्क है, एंड फाइंड व्हाट वेंट, या मुझे ढूंढ कर दे दो वो हवा सर्व्स टू एडवांस, जो कि रास्ता बनाती हो या मुझे उस तरफ का रास्ता दिखाए। एन ऑनेस्ट माइंड, यहाँ पे उसका रेफरेंस फीमेल्स की तरफ ही है कि ऐसे मतलब हवा बता दो जो मुझे रुख दिखाए। किस चीज़ का रुख दिखाए? जहाँ पे ऑनेस्ट माइंड रहता हो। अब इट इज़ सपोज दैट कि वो फीमेल्स की ही बात कर रहा है कि ये दुनिया की 7 इम्पॉसिबल टास्क है, और 7th क्या है कि आप एक ऑनेस्ट पर्सन को ढूंढ लो। नेक्स्ट देखते हैं, ये फर्स्ट स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा देखते हैं। इसके बाद पोइट जो है वो एक नई बात करता है जो उसने पहले 7 टास्क दी हैं। उसके बाद कहता है, इफ़ दोस्त बी बॉर्न टू स्ट्रेंज साइड थिंग्स इनविजिबल टू सी। वो आगे ऐसे कहता है कि अगर आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा जो उसने पिछले स्टैंजा के अंदर मेंशन किया है, और आप नहीं इस काबिल कि आप ये सब चीज़ें देख सकते हो, तो अगर आप ये नहीं कर सकते हो तो चलो ये वो अब नेक्स्ट बताने वाला है कि आप क्या करो। राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, ऐसे करो कि एक सफ़र पे चले जाओ जो कितना लंबा हो, जिस पे 10,000 डेज एंड नाइट्स लगें। ठीक है, टिल एज वाइट स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, और इतनी तुम्हारी एज हो जाए कि तुम्हारे सारे जो बाल हैं स्नो की तरह वाइट हो जाएं। दो विन दोस रिटर्न विद द टेल मी, और जब तुम वापस आओ तो मुझे बताओ उन सब चीज़ों के बारे में। ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, और मुझे उन सब स्ट्रेंज चीज़ों के बारे में बताओ या दुनिया के अजूबों के बारे में बताओ जो आप सब विटनेस करके आओ, और जो आपकी ज़िंदगी में गुजरी हैं इतने सब टाइम के अंदर जो आपने ट्रैवल किया है। और उसके बाद उसकी क्या कंडीशन है कि मतलब वो उन सब चीज़ों पे बिलीव कर लेगा जो उसने स्ट्रेंज चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, अजूबे देखे हैं, अनहोनियाँ एक्सपीरियंस की हैं, डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में गया है, इतना अरसा ट्रैवल किया है, मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी, दूसरी सिटी से दूसरी कंट्री में, और कंट्री से कॉन्टिनेंट में, क्योंकि इतना टाइम उसने ट्रैवल किया है कि ऑलमोस्ट उसकी लाइफ गुजर गई है, सालों साल गुजर गए हैं, और उसके सर के सारे बाल वाइट हो गए हैं। तो उसके बाद भी वो आके क्या कहते हैं, एंड स्वेयर नो वेयर लिव्स अ वुमेन ट्रू एंड फेयर, और तुम आओगे और मुझे ख़ुद से बताओगे कस्में उठा के कि जो तुमने इतनी सब जगह ट्रैवल की हैं, डिफरेंट कंट्रीज़, और इतने साल लगा के तुमने ट्रैवल किया है, और वहाँ पे तुमने क्या पाया है कि दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर आपको एक औरत ऐसे मिल जाए जो ट्रू भी हो, मतलब सच्ची भी हो, सच्ची मीन्स ऑनेस्ट हो, फेथफुल हो, एंड फेयर, खूबसूरत भी हो। ठीक है, तो ये कम्बिनेशन इम्पॉसिबल है जॉन डन की नज़र के अंदर, कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक खूबसूरत औरत भी हो और वो फेथफुल भी हो और वो ज़िंदा भी हो। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ओके, ये लास्ट स्टेंजा और भी मज़े का है कि उसमें जॉन डन कहते हैं, इफ़ यू दो फाइंडेस्ट वन लेट मी नो, अगर तुम्हें ऐसी कोई औरत मिल जाती है जो ज़िंदा भी हो, ट्रूथफुल भी हो, ऑनेस्ट भी हो और ब्यूटीफुल भी हो, तो लेट मी नो, मुझे भी ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रमेज वर स्वीट, ठीक है, मैं उसको देखने जाऊँगा। पिलग्रमेज का मतलब ये है कि किसी भी रिलीजियस सफ़र पे जाना, जैसे हमारा हज या उम्रा होता है या ज़ियारात होती हैं, तो वो क्या है, पिलग्रमेज है। तो वो आगे से कहते हैं कि मैं उसको देखने ज़रूर जाऊँगा, उसका ज़ियारत करने ज़रूर जाऊँगा। तो उसकी बल्कि ज़ियारत करना मेरे लिए बहुत स्वीट होगी, मतलब मेरे लिए खुशकिस्मती होगी कि मैं ऐसी औरत को देख सकूं जो खूबसूरत भी हो, ट्रूथफुल भी हो और अलाइव भी हो। येट डू नॉट आई वॉन्ट गो,
लेकिन अगर ऐसी तुम्हें कोई औरत मिल भी जाए तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले वो खुद कह रहा है कि मैं उसको देखना चाहूँगा, फिर वो आगे से कह रहा है नहीं मुझे मत बताना, मैं नहीं देखूँगा। दो एट द नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, इवन इफ़ कि वो जो औरत आपको नज़र आई है, जो खूबसूरत भी है, फेथफुल भी है, वो मेरे से अगले घर में भी रहती हो, नेक्स्ट डोर भी रहती हो, तो मैं उसको नहीं मिलने जाऊँगा। दो शी वर ट्रू व्हेन यू मेट हर, ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जब आप उससे मिले हो तो वाकई ही ऑनेस्ट हो, और मतलब आपके सामने मतलब वो जब आप उससे मिले हो तो वह उस टाइम वाकई ही प्योर हो, खूबसूरत हो और ट्रुथफुल भी हो। व्हेन यू मेट हर, जब आप उससे मिले हो। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, और जब आपने उसके बाद बैठ के जब आप उससे मिल लिया और आपको यकीन आ गया कि वो खूबसूरत भी है और फेथफुल भी है, तो आपने क्या किया, बैठ के लेटर लिखना शुरू किया मुझे कि मुझे एक ऐसी औरत मिल गई है जो खूबसूरत भी है और ईमानदार भी है। तो आपने जितनी देर में लेटर लिखा है ना, येट शी विल बी फॉल्स एर आई कम 2 or 3, लेकिन जितनी देर में आप लेटर लिखोगे इतनी देर के अंदर वो क्या है, इतने कितने लवर्स बना लेगी, 2 या 3 लवर्स बना लेगी, तो इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस पूरे स्टेंजा के अंदर वो ये कहना चाह रहा है कि अगर आपको ऐसी लड़की मिल भी जाती है जो खूबसूरत भी है और ऑनेस्ट भी है, तो मुझे उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं आऊँगा उसको आप मुझे लेटर लिखोगे और मैं उसको देखने के लिए जाऊँगा, तब तक उसने कुछ और 2-3 लोगों के साथ कनेक्शन बना लिए होंगे। तो इट इज़ लाइक राइटर के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि आपको कोई फेथफुल और ख़ूबसूरत लड़की मिल जाए। अब नेक्स्ट देखते हैं। Okay, जो song "Go and Catch a Falling Star" by John Donne is 3 stanza poem that is separated into set of 9 lines. हर stanza के अंदर 9 lines हैं, 27 total lines हैं. The lines follow a consistent rhyme scheme, conferring the pattern of A B C C D D D. ये मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरह इसके जो से हैं consistent rhyme scheme है। ओके, ये अब हम देखते हैं। उन्होंने कहा है ए बी सी सी डी डी डी, ठीक है। अब जो इसका लास्ट वाला वर्ड है फर्स्ट का नो एंड गो, ठीक है, इनकी साउंड सेम है, तो दिस मीन्स ये राइम कर ले हैं, इसलिए ये ए जो सा है और ये वाला ए साउंड सेम कर है। उसके बाद जो है स्वीट का वर्ड है, ये वाली कौन सी राइम थी, बी, और सेकंड क्या है, मीट, तो जो स्वीट और मीट है ये राइम कर रहा है, इसलिए ये बी लाइंस हैं, सॉरी। इसके बाद है व्हेन यू मेट हर और लेटर, ई आर की साउंड आ रही है ना, हर और लेटर, मेट हर लेटर, तो ये दोनों क्या हैं, सी साउंड्स हैं। देन कम्स शी बी दी 3, शी बी 3, तो इन दोनों तीनों की साउंड्स क्या हैं, डी, सब राइम कर रही हैं, इसलिए ये डी हैं। इससे पिछले वाला भी हम स्टेंजा देख लेते हैं, फर्स्ट वाला। इसके अंदर आपने देखें ये वाला क्या है, स्टार एंड आर, ये क्या है, ए, इनकी साउंड क्या है, ए। उसके बाद रूट एंड फूट, तो इसकी साउंड क्या है, बी एंड अगेन बी। उसके बाद सिंगिंग एंड स्टिंगिंग, इनकी साउंड्स क्या थी, सी एंड सी। फाइंड, विंड, माइंड, इन सब की साउंड क्या है, डी। फाइंड भी और विंड भी एंड माइंड भी, सबके एंड पे डी डी की साउंड आ रही है, तो ये क्या है, राइमिंग है, इसलिए इस स्टेंजा की राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी डी। गॉट इट? होपफुली आपको ये समझ आ गई है, अगर नहीं तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट, और एटलीस्ट आप नीचे इसके कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं।
Okay, these lines are also stick the syllable pattern that change within the different rhyme scheme. For example, first two lines are same with the seven syllables. अब syllables भी change हो रहे हैं. Syllables means जो smallest spoken बीच में part होते हैं. अब इसके अंदर next two contains 8 and where there are two syllable lines. Finally, the stanza end with a 7 syllable lines. अब ये syllables यहाँ पर आप देख लें, इन्होंने खुद किए हुए हैं. Go जौन सा है स्ट्रेस्ड है, एंड जौन सा स्ट्रेस नहीं है, कैट जौन सा स्ट्रेस्ड है, और जो आ है स्लेबल वो क्या है अनस्ट्रेस्ड है. तो इस तरह ये इनके अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड के मीटर्स बनाए हुए हैं. स्लेबल आप इनको काउंट कर सकते हैं जिस तरह इन्होंने मेंशन किए हुए हैं. अच्छा, इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें थीम क्या है, वुमेन के फेथलेसनेस. ठीक है, और ये सबसे एक बड़ा कॉमन थीम था एलिज़ाबेथन और मेटाफिज़िकल पोइट्स का. ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो हम इसके अंदर जो पूरे पोइम का थीम है वो आपको पता है डिसऑनेस्टी है फीमेल्स की या वुमेन की. तो शेक्सपियर की बहुत फेमस लाइन है, फिजिलिटी दाई नेम इज़ वुमेन. ठीक है, ये ओथेलो की लाइन है. तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं जॉन डन की इस स्पेसिफिक पोइम के साथ. Thank you, class. That's all for this lecture.